जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। मैं अंकित प्रजापति एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने फिजिक्स की क्लास नंबर 2 लेकर। आपको पता है कि क्लास नंबर 1 आपने पहले कर ली थी, जिसमें अपन लोग ने वेव पोर्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें वेव के बारे में बेसिक बताया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी किया था। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न करवाया था, जिसमें आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन एयरफोर्स में तो बहुत बार पूछा जाता है, नेवी और एयरफोर्स में तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और एनडीए में भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो आप पहले की क्लास यदि आपने ये अभी तक नहीं ली है तो एक बार उस क्लास को देखिएगा, फिर इस क्लास में आइएगा। तो आज अपन लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे वेव का, जिसमें अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए कवर किए गए हैं और हमारे साथ बने ही रहिएगा लगातार। और जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो भी यहाँ पे आपके सामने सॉल्व किए गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। अभी तक अपन लोगों ने तरंगों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें अपन लोगों ने माध्यम के आधार पर तरंगों के दो प्रकार, यांत्रिक और अयांत्रिक। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा संचरण के आधार पर दो प्रकार की तरंगें होती है, एक तो प्रगामी तरंगे, दूसरी आपकी अप्रगामी तरंगे। इसके बाद में एक और प्रकार पढ़ा था अपन लोगों ने कंपन के आधार पर, वहाँ पे बताया था अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ये सब 3 प्रकार की तरंगे अपन लोगों ने पढ़ ली थी। आज अपन लोग बात करेंगे आवर्ती परिसर के आधार पर तरंगों के प्रकार, कि उनकी जो रेंज होती है उनके आधार पर जो वेव है इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले आपके सामने है सर्वे तरंगे। देखिए भी सर्वे तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है और इन्हें कौन सुन सकता है। सर्वे तरंगों में देखिए, सर्वे तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और इन्हें मनुष्य द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो तबले की झिल्ली से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो आपकी सर्वे तरंगे होती है। जो मानव की आवाज़ से जो उत्पन्न तरंगे होती है, मैं जब आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं कौन सी तरंगे उत्पन्न कर रहा हूँ, सर्वे तरंगे उत्पन्न कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपको मेन पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, सर्वे तरंगों की आवृत्ति याद रखनी है। आवृत्ति का मात्रक आपको पता है क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसे आप HZ से डिनोट करते हो। तो सर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से, 20 HZ से आपकी 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है इनकी आवृत्ति। बस ये याद रखनी है। आपको क्वेश्चन ऐसे बनता है, हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि आपको 221 हर्ट्ज ऐसे देख दिया जाएगा। आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सी तरंगे है, सर्वे तरंगे है या फिर अपसर्वे तरंगे या परासर्वे तरंगे। तो आपने देखा कि ये किस किस के बीच में है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आता है ना 221। तो आपने देखा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में जो भी तरंगे की हर्ट्ज आवृत्ति होती है वो कौन सी तरंगे होती है, आपकी सर्वे तरंगे होती है। तो आप सर्वे तरंगों पर क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सर्वे तरंगे क्लियर है सभी को, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दूसरी तरंगे होती है आपकी अपसर्वे तरंगे। देखिए भी इनके बारे में, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और आपको पता आवृत्ति और हर्ट्ज क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तो इनकी तरंग दैर्ध्य 1.66 मीटर, डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी वैल्यू, 1.66 मीटर से अधिक होती है। इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए कौन सी तरंगे होती है, जो भूकंप तरंगे होती है और जो समुद्र में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो आपकी अपसर्वे तरंगे होती है। क्लियर है बातें। तो इसके बाद में आपकी नेक्स्ट है परासर्वे तरंगे। देखिए परासर्वे तरंगे इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तथा इनकी तरंग दैर्ध्य 1.6, जो इनकी वेवलेंथ है वो 1.66 मीटर से कम होती है। इन्हें भी मनुष्य नहीं सुन सकता। कहने का मतलब मनुष्य केवल एक प्रकार की तरंगों को सुन सकता है, वो कौन सी तरंगे, आपकी सर्वे तरंगे। न तो अपसर्वे को सुन सकता है, न परासर्वे को सुन सकता है। अपसर्वे में क्या बताया, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, और परासर्वे में क्या बताया, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इनको मनुष्य नहीं सुन सकता। तो अगर मनुष्य नहीं सुन सकता तो इनको सुन कौन सकता है। देखिए इन्हें चमगादड़ होते हैं, मच्छर होते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, इन तरंगों को सुन लेते हैं। अपन लोग इनको महसूस भी नहीं कर पाते इन तरंगों को, लेकिन ये चमगादड़ होते हैं, इन तरंगों को ये महसूस कर लेते हैं, इनको सुनाई दे जाती है ये तरंगें। मच्छर होती है और कुत्ते वगैरह, तभी तो ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं मनुष्य से, मानव से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, क्योंकि ये परासर्वे तरंगों को सुन पाते हैं। देखिए भाई इसके बाद में इसके स्टार पॉइंट, इसके नोट पॉइंट कौन कौन सी इसके बाद में बातें, इसके बारे में मेन बातें हैं। देखिए भाई इनके बारे में, मछलियाँ परासर्वे तरंगों से आकर्षित होती है। जो मछली होती है आपकी फिशेज होती है आपके सीज में, समुद्र में, वो क्या होती है, अट्रैक्शन फील करती है इन तरंगों से। इसलिए इन तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है, मछलियों को पकड़ने में। इनको समुद्र में डाला जाता है इन तरंगों को, और मछलियाँ सोचती है कि अपने लिए भोजन डाला गया है, और वो इनकी तरफ आकर्षित होती है और उनको जाल में फंसा लिया जाता है। तो कहने का मतलब परासर्वे तरंगों से मछलियाँ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। दूसरा पॉइंट देखिए भाई, समुद्र के अंदर जो सोनार सिस्टम होता है, जिसे आप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हो। आपको सोनार की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेवी के एग्जाम में जीके के पोर्शन में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। में से परासर्वे तरंगे समुद्र के अंदर डालते हैं या भेजते हैं।
ये जो सोनार सिस्टम होता है इसके थ्रू अपन लोग जो अपनी पराश्रव्य तरंग है इनको समुद्र में डाला जाता है। नेवी के द्वारा ये काम किया जाता है या फिर कोई भी जो गोताखोर होते हैं उनके द्वारा ही पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में बेचा जाता है। इसके बाद में भाई इसका तीसरा उपयोग सोनोग्राफी में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो सोनोग्राफी की जाती है डॉक्टर द्वारा उसमें भी अपन लोग पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर देंगे। इसके बाद में अपनी 3 तरंगे होगी, सर्वे, अपसर्वे, परासर्वे। चौथी तरंगे आपकी प्रघाती तरंगे। देखिए भी प्रघाती तरंगे क्या होती है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो उस वस्तु से प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है और प्रघाती तरंगे शंक्वाकार आकृति होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, आसमान में, और यदि इसकी चाल, इस वस्तु की चाल मतलब ये एरोप्लेन आपकी वस्तु है, इस वस्तु की चाल इसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जा रही है उससे ज़्यादा हो जाए तो कौन सी तरंगे उत्पन्न करेगा, ये प्रघाती तरंगे उत्पन्न करेगा। और इनकी आकृति कैसी होती है, शंकु के आकार की होती है इन प्रघाती तरंगों की आकृति। क्लियर है प्रघाती तरंगे सभी को? देखिए भी इसके बारे में स्टार पॉइंट, इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, जो वस्तुएं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति करती है, जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती है ना, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। उन तरंगों को अपन लोग सुपरसोनिक बोलते हैं और सुपरसोनिक की चाल मेघ संख्या में मापी जाती है। अब बात करते हैं मेघ संख्या कैसे होती है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ऊपर तो जो वस्तु की चाल है उसको रखेंगे और जिस नीचे जो ध्वनि की चाल है उसको रख देंगे। आपको ऐसी वस्तु की चाल दे दी जाएगी क्वेश्चन में और ध्वनि की चाल दे दी जाएगी, पूछेगा मेघ संख्या को क्या कहते हैं, इसकी मेघ संख्या निकालो। तो क्या करोगे, ऊपर तो वस्तु की चाल, नीचे आपके ध्वनि की चाल, उनका जो अनुपात है वो आपकी मेघ संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो प्रघाती तरंगे हैं उनको कैसे मापा जाता है, उनको मेघ संख्या में मापा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अब सर्वे और परासर्वे और पराघाती तरंगे, 4 प्रकार की तरंगे अभी तक पढ़ी है अपन लोगों ने। इसके बाद में देखिए भाई, इसके बाद में तरंग गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। वैसे तो क्वेश्चन तो नहीं पूछता है यहाँ से, लेकिन फिर भी नॉलेज होना इनके बारे में आपको ज़रूरी है। देखिए भाई, तो सबसे पहले अपनी भौतिक राशि कौन सी है, आयाम के बारे में देखें। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आपने पढ़ी थी, अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ी थी। इस प्रकार से जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इस प्रकार से लंबवत चलते हैं। तो ये क्या होता है, आपका विस्थापन होता है। ये यदि विस्थापन क्या हो जाए, अधिकतम विस्थापन हो जाए, या आपका विस्थापन को वाई से दर्शाते हैं, विस्थापन अधिकतम हो जाए तो ये आपका क्या बन जाता है, आयाम बन जाता है, जिसे आप बड़े ए से या फिर छोटे ए से दर्शा सकते हो। तो आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति होती है, इसकी जो मेन पोजिशन होती है, इसके जो अधिकतम विस्थापन होता है ना, उस विस्थापन को अपन लोग आयाम बोलते हैं। क्लियर है आयाम का पॉइंट आपको? इसके बाद में तरंग दैर्ध्य, जिसे आप वेवलेंथ बोलते हो, इसकी डेफिनेशन, एक आवर्तकाल में कण द्वारा माध्य स्थिति के परित एक दोलन करने में तय दूरी, जो एक दोलन पूरा करने में, एक आवर्तकाल में एक दोलन, एक पूरा चक्कर तय करने में जो दूरी तय की जाती है ना, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, अनुप्रस्थ तरंग की बात कीजिए आप, ये अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पे बनाई गई है, इस प्रकार ये तरंगे चलती है, माध्य स्थिति की लंबवत चलती है। तो ये तरंगे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये तरंग, और यहाँ तक एक दोलन इसका पूरा हो जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये बीच की दूरी आपकी क्या होती है, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ बोले तो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। क्लियर है? और इसी प्रकार अनुप्रस्थ तरंगों में किस प्रकार होता है, संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। तो संपीड़न और विरलन के जो बीच की दूरी है अपन लोग उसको भी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कहने मतलब इसकी मेन लाइन क्या है, ये दूरी होती है एक प्रकार की। और कौन कौन सी दूरी है, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन में याद करना चाहे तो अपन लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, सरंग बोलते हैं। 2 क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी को भी अपन लोग लैम्डा बोल देते हैं। या फिर 2 क्रमागत गर्त होते हैं, उनके बीच की दूरी, ये गर्त इनके बीच की दूरी को भी अपन लोग वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं। ये अपनी सुविधा के लिए अपन लोग इसको गर्त और सरंग के रूप में भी याद कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद में देखिए भाई, नेक्स्ट आपकी परिभाषा आवर्ती की। देखिए भाई, आवर्ती की परिभाषा देखिए, माध्यम में उपस्थित कण द्वारा प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, जो प्रति सेकंड 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे धधकता है वो माध्यम में जो कण, उसकी संख्या को अपन लोग आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती क्या आपकी संख्या है, आवृत्ति क्या होती है, आपकी संख्या होती है, जिसे आप लोग एन से डिनोट करते हैं। क्लियर आवृत्ति का पॉइंट? और मेन लाइन इसकी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना आपको ये भी। इसके बाद में आपकी 4th डेफिनेशन है भाई, आवर्तकाल के बारे में देखिए। आवर्तकाल के बारे में देखिए, यहाँ से माध्यम में उपस्थित कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, कहने मतलब ये कोई अनुप्रस्थ तरंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक पहुँच जाती है, पूरा एक चक्कर हो गया। और इसको पूरा करने में जो समय लगता है, जो टाइम पीरियड लगता है, उसको अपन लोग आवर्तकाल बोलते हैं। और आवर्तकाल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल इज इक्वल टू 1/, आवर्ती पीछे पड़ी है जो कंपनों की संख्या, तो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, आवर्तकाल इज इक्वल टू 1/,
आवर्ती का मात्रक क्या, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम को अपन लोग किसे मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो कहने मतलब आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 1 आवर्ती यानी कि एन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आप इसको एन ऐसे भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू 1/t। क्लियर बात है। इसके बाद में तरंग फलन, यहाँ से आपका वेव पार्ट स्टार्ट हो जाता है मेन। इसमें भी देखिए भी तरंग फलन क्या होता है, किसी तरंग के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ जो विस्थापन बोलते हैं आप लोग उसे का गणितीय वर्णन होता है, अर्थात डोरी के लिए विस्थापन तरंग फलन है। कोई भी आप लोग क्या करते हो, कोई भी डोरी में या फिर अनुप्रस्थ तरंगों की बात कर लेते हैं, इस प्रकार से तरंगें इसमें चलती है। जो इससे विस्थापन होता है, ये वाला विस्थापन, इस विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए अपन लोग एक फलन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तरंग फलन बोलते हैं। और इस विस्थापन को y से डिनोट करेंगे, जिसमें आपका कोई फंक्शन f है, वो x स्थिति पर और t समय पर, उसकी स्थिति क्या है, t समय पर x है। ठीक है, ये बातें क्लियर है आपको। और यदि t बराबर 0 ले ले तो उसका समीकरण क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब विस्थापन का समीकरण है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्लियर है बातें। जहाँ पे आपका a क्या है, आपका a आपका आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है, t आपका समय होता है, और साइन आपका क्या होती है, जया होती है। जया के रूप में लेते हैं इसको। क्यों लेते हैं, क्योंकि आप अनुप्रस्थ तरंग के लिए बात करें तो आपको साइन का आपने ग्राफ पढ़ा होगा ना, साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन 90 पर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यहाँ पे π/2 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये साइन का आयाम चलता है, इसको जया के रूप में लेंगे अपन लोग यहाँ पे। क्लियर है बातें तरंग फलन में। तो आपको डायरेक्ट बस ये बात याद रखनी है कि तरंग फलन का इक्वेशन क्या होती है, जब आपका क्या हो, मूल बिंदु पर विस्थापन हो, कहने का मतलब विस्थापन 0 हो और t बराबर 0 हो, तो अपन लोग समीकरण क्या करते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। डायरेक्ट याद रखना आपको ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद में देखिए भाई, यदि आप x पर दो कंडीशन बनाएंगे, यदि पॉजिटिव x पर विस्थापन ज्ञात कर रहे हो या फिर नेगेटिव x पर विस्थापन ज्ञात कर रहे हो, इसके लिए दो अलग अलग कंडीशन होती है। तो देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन, यदि तरंग धनात्मक x पॉजिटिव x की दिशा में v वेलोसिटी से v वेग से गति करे तो x दूरी पर t समय पश्चात विस्थापन कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ तक तो आपको बताया था, यदि समय कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लेकिन t समय पर और x दूरी तय करते तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आपका ओमेगा टी माइनस के आपका क्या होता है, कलांतर होता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्लियर है बातें। तो यदि आपका नेगेटिव एक्स पर ले रहे हो, सॉरी पॉजिटिव एक्स पर ले रहे हो, तो इसमें बीच में माइनस आता है, और यदि आप नेगेटिव एक्स पर लेोगे तो इसके बीच में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बस इतनी बातें याद रखनी है इसमें। जहाँ पे आपका ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती है, और ये के क्या है, आपका कोणीय तरंग संचरण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू की होती है, क्या होती है, डायरेक्ट याद रखनी है आपको, 2π/λ। के की वैल्यू क्या होती है आपको, 2π/λ, जहाँ पे ये क्या आपका कोणीय तरंग संचरण नियतांक, कोणीय तरंग संचरण नियतांक, और ओमेगा क्या है आपके कोणीय आवर्ती होती है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा को 2πn। और आपको पता है n मतलब आवर्ती, आवर्ती को क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं ना, आवर्ती को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर्तकाल। तो इसका ओमेगा का डायरेक्ट फॉर्मूला 2π/t। यहाँ से भी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कई बार। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो इसके बाद में देखिए भाई, यदि तरंग आपकी नेगेटिव x में हो जाए तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्लस हो रहा है। यहाँ पे ये इसका जो कलांतर होता है, इसमें माइनस की जगह सिर्फ प्लस करना है। क्लियर है यहाँ तक बातें। आपका के का मात्रक की बात कर ले तो के का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया, 2π/λ। आपको पता है पाई मतलब ये किस में है आपका, रेड, पाई क्या होता है, कोण होता है, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और लैम्डा आपकी दूरी होती है, इसका मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, के का कोणीय तरंग संचरण नियतांक का रेडियन प्रति मीटर। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक पॉइंट। देखिए भी इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई। ये आपने फाई इंक्लूड कर लिया। ये क्या प्रारंभिक कोण, जो शुरुआत का कोण है, ये कोण क्या होता है, ये विस्थापन और दिशा को व्यक्त करता है। यह कला विस्थापन और दिशा को व्यक्त करता है, ये वाला फाई वाला कोण है। ठीक है, क्लियर बात है सभी को। इसके बाद में भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, चाहे वो आप एनटीपीसी, रेलवे, एयरफोर्स, एनडीए कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। अपना टॉपिक क्या है, तरंग की चाल। जो तरंग होती है, अभी अभी आपने क्या बात की, विस्थापन की बात की कि कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। अब उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे कि कितना उसमें वेग होता है। तो देखिए, किसी माध्यम में विक्षोभ द्वारा उत्पन्न एक आवर्तकाल में तय दूरी, क्या बताया, एक आवर्तकाल बोले तो टी, इसमें तय दूरी को अपन लोग लैम्डा से दर्शाते हैं, और ये तय दूरी क्या होती है, आपकी चाल होती है, जिसे अपन लोग वी से डिनोट कर देंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, वी इज इक्वल टू λ/t। और आपको पता है
वन अपॉन लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन लैम्डा को आप एन लिख सकते हो, जहाँ पे एन आपकी आवर्ती, टी आपका आवर्तकाल। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हो ना, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी को ऐसे लिख सकते हो लैम्डा न्यू। कहने का मतलब v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे भी आवर्ती को अपन लोग एन से डिनोट करेंगे, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी को v इज इक्वल टू एन लैम्डा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, आपको नोट डाउन कर लेना। इसको क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, एन आपकी आवर्ती होती है, लैम्डा आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। देखिए भी इस तरंग के वेग को दूसरे फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं, आपको बता दिया v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। इसकी परिभाषा किस प्रकार देते हैं, एक अंक का आवर्तकाल होता है, उसका जो आवर्तकाल होता है उसमें तय दूरी होती है, वो आपका तरंग का वेग कहलाता है। तो आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। अपन लोग यहाँ से 1/t बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये याद रखना पड़ेगा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो यहाँ से 1/t की वैल्यू निकालना चाहे तो ये 2 पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? सॉरी, यहाँ से 1/t की वैल्यू नहीं आएगी, टी केवल टी की वैल्यू आएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे कोणीय तरंग संचरण नियतांक के बारे में बताया था, के इजिकल टू क्या होता है आपका, के इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ से अपन लोग लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहे तो आप क्या बोल सकते हो, 2 पाई अपॉन में के हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आपको पता है वी इजिकल टू क्या होता है, लैम्डा बाई टी होता है, लैम्डा बाई टी होता है। यहाँ से अपन लोग लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 पाई अपॉन के, क्या रखेंगे, 2 पाई अपॉन में के। और नीचे क्या है, टी, टी की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड किया अपने, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ पे 2 पाई रखेंगे, इसके नीचे ओमेगा आएगा, वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। यहाँ पे लिख दे इसको, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, v के बराबर में क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन में के, ओमेगा अपॉन में के। डायरेक्ट याद रखना आपको, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ओमेगा क्या है आपका कोणीय आवर्ती, और यहाँ पे के क्या है, कोणीय तरंग संचरण नियतांक। जो कोणीय आवर्ती और कोणीय जो तरंग संचरण नियतांक है उसके अनुपात को भी अपन लोग वेलोसिटी बोलते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल बना के पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो याद रखना v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है। क्लियर है, याद हो जाएगा आसानी से। इसके बाद में अर्थात चाल क्या होती है आपकी, माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। जो माध्यम होता है कि किस प्रकार का माध्यम है उस पर इसकी चाल, तरंग की चाल निर्भर करेगी कि माध्यम सघन है या विरल है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो आपकी 7 नंबर पॉइंट है। यहाँ तक कौन सा पॉइंट होगा आपका, 7 नंबर पॉइंट। पीछे के पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन सी बातें बताइए आपको, किस प्रकार उसका तरंग दैर्ध्य निकालनी, क्या आयाम होता है उसका, क्या आवर्तकाल होता है, क्या आवर्ती होती है, और कैसे उसका वेग फाइंड करते हैं, और क्या उसका विस्थापन का समीकरण होता है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 7वां पॉइंट आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव, तरंग की तीव्रता। देखिए भी इसकी परिभाषा याद हो जाएगी ना पूरी, आपको फॉर्मूला आप अपने आप बना लोगे। किसी माध्यम में एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को अपन लोग तरंग की तीव्रता बोलते हैं। किसी माध्यम में एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को अपन लोग क्या बोलेंगे, तीव्रता बोलेंगे। कहने का मतलब ये आपका क्षेत्रफल होगा, प्रति सेकंड आपका एकांक क्या होगा, प्रति सेकंड एकांक तो क्षेत्रफल लेना, प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। तो तीव्रता का सीधा सा सूत्र क्या हो जाता है, ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल गुणा सेकंड। आप एसएचएम पढ़ के आते हो, वहाँ पे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़ते हो, एक तो गतिज ऊर्जा और एक दूसरी पढ़ते हो आप लोग स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको वहाँ पे क्या करवाया जाता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 सॉरी क्या होता है, समाकलन 0 से लेकर y तक, ये भी 0 से लेकर y तक इसकी लिमिट होती है विस्थापन की, m ओमेगा स्क्वायर y। आप इसका समाकलन करते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, m 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि समाकलन ये कांस्टेंट मान के इनको बाहर ले लिया जाता है, और y का समाकलन y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, तो 2 आगे ले लिया। कहने का मतलब फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। आपके पास वहाँ पे एसएचएम में फॉर्मूला क्या बनता था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। और यदि आपको अभी अभी एक पॉइंट पढ़ाया था आयाम के बारे में, आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन को आप आयाम कहते हो। कहने का मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a। कब हो जाता है, जब ये विस्थापन आपका अधिकतम होता है। तो इस y की जगह पर लोग क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या बना, स्थितिज ऊर्जा का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर बातें? तो यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है। यहाँ पे आपके फॉर्मूले में ये आपको बस ये याद रखना कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कहाँ से आया, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया है। और आपको ऊर्जा की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नीचे क्षेत्रफल जिसे आप एरिया बोलते हो, AC डिनोट किया, और नीचे टाइम समय आपका। इसके बाद में देखिए भी ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, m का m आपका 2 नीचे चला जाता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई n स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर इसके लास्ट में
फॉर्मूले में है। फिर नीचे 2a × t हो जाएगा। यहाँ से अपन लोग इसको सोल्व करके इस प्रकार लिख सकते हैं 2π² n² a² m/80। तो आपको पॉइंट याद क्या रखना है, किसके इक्वल चल रहा है, इंटेंसिटी के इक्वल चल रहा है। आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तीव्रता क्या होती है, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। आयाम क्या होता है, ए, यहाँ पे क्या इसका स्क्वायर है, तो तीव्रता क्या होती है आपके आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। बस ये पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे न्यूमेरिकल बहुत बार सोल्व करवाते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं तीव्रता और आयाम में क्या संबंध है, तो याद रह जाएगा ना, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बस यही बात याद रखनी है। अब बात करें अगर तीव्रता के मात्रक की बात करें तो आपको पता है इसका सूत्र क्या लिखा आपने, ऊर्जा अपॉन सेकंड इंटू समय, ऊर्जा अपॉन सेकंड इंटू समय। और आपको पता है ऊर्जा अपॉन समय को आप क्या लिख सकते हो, शक्ति लिख सकते हो, क्योंकि P क्या होता है, W/T होता है। P क्या होता है, W/T। तो आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हो, शक्ति लिख सकते हो। W/T मतलब जो ऊर्जा होती है, जो कार्य होता है, उसको आप लोग P लिख सकते हो, शक्ति। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। नीचे क्या बच गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना आपको, चाहे रट लेना है, ऐसे तो निकाल सकते हो। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा अच्छे से तो आप इसको निकाल लेना, और निकालोगे तो बेटर रहेगा। खैर इसमें तो रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, बस फॉर्मूला याद ना हो तो फॉर्मूले को रट लेना, ये बोल सकते हैं। देखिए भी इस पर क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक तरंग जिसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य है उसकी जो वेवलेंथ है 0.5 मीटर है, तो उसकी तरंग की चाल ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी है। वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, v = n लैम्डा। एन आपकी आवर्ती, लैम्डा क्या आती है, तरंग दैर्ध्य। आवर्ती का मान कितना दे रखा, 300, तो यहाँ पे 300, और यहाँ पे लैम्डा का मान कितना दे रखा, 0.5। तो 300 को 0.5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 पॉइंट से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 और 1 0। और ये जो वेलोसिटी होती है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150 मीटर प्रति सेकंड। देख लो भी सॉल्यूशन ये कर रखा, v = n लैम्डा। एन की वैल्यू 300 हर्ट्ज और लैम्डा की 0.5। इसको सॉल्व करते हो 150 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। क्लियर है बातें। इसके बाद में देखिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका, एक परगामी तरंग, इसका विस्थापन का समीकरण दे रखा, y = 0.3 साइन 0.5t - 0.6x। तो तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होगी। आपको विस्थापन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया था, इसका समीकरण y = a sin ωt - kx। और इसमें क्या दे रखा, y = a sin ωt - kx की जगह दे रखा 0.3। और यहाँ पे एक, अगर आप इसके इस समीकरण की और इस समीकरण की और इस समीकरण की आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो y के स्थान पर y है, a के स्थान पर आपका क्या है, 0.3 है, और ओमेगा के स्थान पर ωt आता है ना इसमें, तो इसमें t तो है, ओमेगा के स्थान पर आपका क्या है, 0.5। तो ओमेगा क्या बोल सकते हैं आप लोग, 0.5। फिर माइनस है, x का x है, और k के स्थान पे यहाँ पे तो k आता है इसमें, k के स्थान पे इसमें क्या दे रखा, 0.6। तो यहाँ पे अपन लोग बोल सकते हैं k = 0.6। तो इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी चाल, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी है। वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला v = n लैम्डा। इसको आप लोग सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं, ω/k। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0.5, और k की वैल्यू 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, आपका क्या हो जाएगा, 5/6। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 0.83 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, इसका वेग आ जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ में आपको तरंग दैर्ध्य पूछिए, आपको बताया कि तरंग संचरण नियतांक आपका क्या होता है, k हो जाए। इसके इक्वल टू क्या होता है, k = 2π/λ। यहाँ से अपन लोग लैम्डा = क्या बोल सकते हैं, 2π/k। लैम्डा = क्या बोल सकते हैं, 2π/k। तो 2π होता है, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। k की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0.6। आप इसको सोल्व करना चाहो, पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या हो जाएगी, 1 0 ऐड हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाता है, 20π/6। आप इसको काट दो, किससे, 10 से काट दो, सॉरी 2 से काट दो, 2 दाई 10 और 2 3 6। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 10π/3। और इसमें लैम्डा पूछिए, तरंग दैर्ध्य है, इसके आगे मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन इस प्रकार देख सकते हो, k = 2π/λ, जहाँ से लैम्डा = 2π/k। k की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी गई है 0.6। तो यहाँ पे इस प्रकार आप लोग 10π/3 इसकी वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड कर दोगे। क्लियर है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, आपको कोणीय आवर्ती पूछिए। यहाँ पे कोणीय आवर्ती का सिंपल सा फॉर्मूला ω = 2πn होता है। यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एन क्या होती है आपकी आवर्ती, सॉरी यहाँ पे कोणीय आवर्ती नहीं पूछी, आपको आवर्ती पूछिए क्वेश्चन में। तो एन के = क्या लिख सकते हैं, ω/2π लिख सकते हैं ना,
ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n होता है। यहाँ से अपन लोग n का मान निकालना चाहे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे ना, ओमेगा अपन 2 पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई क्वेश्चन में 0.5, नीचे 2 पाई हो जाएगा, पॉइंट हटाए तो नीचे 0 ऐड हो जाएगा, नीचे तो क्या हो जाएगा 5/20 पाई। आप इसको काटना चाहो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 1/5 पाई। आगे मात्रक जरूर लगाना भी, आवर्ती का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। क्लियर है बात है यहाँ तक सभी को? अगर किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार शेयर ज़रूर कर देना इसको, ठीक है। इसके बाद में भाई अब आपने दो प्रकार की तरंगें पढ़ी थी, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे की चाल ज्ञात करेंगे यहाँ पे और अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल ज्ञात करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जिसे आप ट्रांसवर्स वेव बोलते हो इंग्लिश में, और अनुदैर्ध्य तरंगों को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो बता देना भाई, हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर देंगे बीच बीच में। देखिए भैया, ट्रांसवर्स वेव की आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब कोई तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है तो अपन लोग उसकी क्या ज्ञात करेंगे, चाल ज्ञात करेंगे। देखिए भाई, इसमें किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। कोई तनी हुई डोरी जिसकी एकांक लंबाई है, लंबाई का मान कितना लेना भी एकांक लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखना। लेंथ कितनी है, उसकी यूनिट लेंथ लेनी है, एकांक लंबाई लेनी है। का द्रव्यमान m है, इसका मास कितना m, तथा इस पर तनाव T आरोपित है तो उत्पन्न तरंग की चाल क्या होती है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, v इज इक्वल टू √T/m। वैसे भी डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके 11th 12th के जो सिलेबस है और एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उसमें आपको बस डायरेक्ट फार्मूला याद करवाया जाता है। अगर बात करें इसका फार्मूला ड्राइव कहाँ से होता है, तो आप यदि बीएससी करो या फिर इंजीनियरिंग करोगे आगे तो उस लेवल में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार इसका फार्मूला ड्राइव होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना v इज इक्वल टू √T/m। इसमें किस प्रकार याद रखना आपको, ये मान लो कोई भी गिरनी है, इस प्रकार इस पर कोई रस्सी बंधी हुई है, ये इस प्रकार कोई रस्सी बंधी हुई है, इस पर कोई बार m लटका हुआ है, m द्रव्यमान, और आपको क्या पता है एकांक द्रव्यमान एकांक लंबाई में लेना है। तो इस प्रकार m द्रव्यमान लटका हुआ है और m द्रव्यमान के नीचे के कारण इस पर क्या लगेगा, भार बल लगेगा, जिसे अपन लोग mg से डिनोट करेंगे। और यदि भार बल लगा तो ऊपर की तरफ इसमें क्या लगेगा, तनाव t लगेगा। तो कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी किस प्रकार फाइंड करोगे, v इज इक्वल टू √ में लेना जो तनाव है t और जो इसका मास है इसके रेशियो को √ में लेकर अपन लोग क्या करते हैं, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक? क्लियर है सभी को? जहाँ पे t आपका क्या होता है, तनाव होता है, तो टी क्या होता है, तनाव होता है। एम क्या होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। लंबाई क्या होती है, यहाँ पे एकांक होती है। तो v इज इक्वल टू √T/m। टी आपका तनाव, एम आपका मास होता है। डायरेक्ट फार्मूले को याद कर लो, रट लो, अगर याद ना हो तो रट लो भाई, यही बोलेंगे आपको यहाँ पे। इसमें कोई ये वाली बात नहीं, कंसेप्ट सिखा देंगे वो करा देंगे, रट लो डायरेक्ट के। अगर एग्जाम पास करना है तो इसको देखिए भी, इसको इस फॉर्मूले को किस रूप में लिख सकते हैं आगे। आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। बचपन से सुनते आ रहे हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, एम आपका द्रव्यमान, आयतन v। आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आयतन को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/l लिख सकते हैं। लिख सकते हैं v को a/l, क्योंकि इसका आयतन की वैल्यू, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, इंटू लेंथ की क्या होती है, मीटर। आप इसको अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसमें भी मीटर क्यूब आता है, इसको भी गुणा करोगे तो क्या आपका मीटर क्यूब ही आएगा। तो अपन लोग v को क्या लिख सकते हैं, a/l लिख सकते हैं। आगे भी पूरी फिजिक्स में बहुत बार यूज किया जाएगा, v को अपन लोग a/l लिख सकते हैं। तो बातें क्लियर है? आपको l बराबर क्या लेना है, यहाँ पे 1 लेना है, क्योंकि एकांक लंबाई में बातें कर रहे हैं। एकांक लंबाई में बात कर रहे हैं तो l की जगह अपन लोग 1 ले लेंगे। तो कहने का मतलब l का मान 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रहेगा। तो रो इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, m/a बच जाएगा। यहाँ से अपन लोग m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू a लिख सकते हैं ना, m की वैल्यू रो इंटू a। तो आपके फॉर्मूले में m यहाँ पे, m की जगह पर लोग अब क्या लिख सकते हैं, रो इंटू a लिख सकते हैं। तो लिख दो भाई, देर किस बात की। तो आपका फॉर्मूला बन सकता है v इज इक्वल टू √T, m की जगह a इंटू रो लिख दिया। तो ये आपका ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जहाँ पे रो आपका घनत्व है, a आपका एरिया है, t आपका टेंशन है और v आपकी वेलोसिटी है। क्लियर बात है? इसके बाद में आप लोग इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ के आते हो, प्रत्यास्थता वाला चैप्टर 11th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, चाहे वो एनसीईआरटी हो आरबीएससी हो, दोनों में आपको ये प्रत्यास्थता वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। वहाँ से अपन लोग स्ट्रेस की, अगर आपको प्रतिबल की आप सूत्र फाइंड करना हो तो आप क्या बोलते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे अपन लोग फोर्स क्या होता है, आपका बल होता है, लेकिन यहाँ पे अपन लोग फोर्स के रूप में यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टी यहाँ पे टेंशन जो आपका बार बल है उसको यूज़ कर रहे हैं, और आपका ए आपका एरिया नीचे है। तो अपन लोग यहाँ से देखो भाई, टी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हैं,
प्रतिबल को एस से डिनोट करते हैं। टी अपॉन ए की जगह एस लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या होता है, प्रतिबल इज इक्वल टू बल अपॉन में क्षेत्रफल। यहाँ पे बल के रूप में आपका क्या है, टी है तनाव यानी कि भार बल है, और ए आपका एरिया है। तो एस की जगह टी अपॉन ए की जगह पर लोग क्या लिख दें, एस लिख दे। एस यहाँ पे क्या आपका प्रतिबल है, स्ट्रेस है। कन्फ्यूज नहीं होना। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वी इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन में रो भी होता है। क्लियर है बातें। एस कहाँ से आया, एस इज इक्वल टू आपका क्या होता है, टी अपॉन में ए होता है। ठीक है, रटना नहीं है, बस सीखना है इसको रट लो, बाकी को सीखते जाओ, कंसेप्ट से बनाकर कर देना एग्जाम में। देखिए भी इसका न्यूमेरिकल देखिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल उठाया गया है इसमें। किसी 0.72 मीटर, किसी 0.72 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान 5.0 गुणा 10⁻³ kg है। यदि तार का तनाव 60 न्यूटन है तो तार पर अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। डायरेक्ट आपको क्या पूछिए, अनुप्रस्थ तरंगों की चाल पूछिए। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल पूछते ही आपके माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम होता है। यहाँ पे टी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, टी बराबर 60 न्यूटन दे रखा है, और एम कितना दे रखा है, कितना मीटर लंबा तार है आपका, 0.72 मीटर लंबा तार है, उसमें एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.0 गुणा 10⁻³ लेकिन आपको फॉर्मूले में बताया था कि लंबाई कितनी लेनी है, एकांक लंबाई लेनी है। तो इस पर 0.72 लेना है अपने को, इस लंबाई को एकांक बनाना है, उसमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। बच्चे इसको डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको एकांक लंबाई में लेना है। ये तो 0.72 मीटर में बोला है, आपको एकांक में लेना। देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम होता है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। आपको क्या दे रखा, 0.72 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 5.0 गुणा 10⁻³ kg दे रखा है। यहाँ से अपन लोग एकांक मीटर 1 मीटर की लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करें तो इस 0.72 को इसके डिवाइड में भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.0 गुणा 10⁻³ kg अपॉन 0.72। इसको सोल्व करोगे तो आपका एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 6.9 गुणा 10⁻³ kg मीटर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर बातें यहाँ तक क्लियर है। इसका मात्रा कितना है, kg मीटर इनवर्स आया, बस आपको ये याद रखना भी। अब आपको फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टी बाई एम। टी की वैल्यू आपके पास 60 न्यूटन और एम की वैल्यू 6.9 गुणा 10⁻³ kg मीटर इनवर्स। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 93 मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये मात्रा का आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे आप इसको। दूसरी चीज़ भाई, ये अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में एक बात बताई थी, इसमें किसका गुण होता है, दृढ़ता का गुण होता है। दृढ़ता गुण किस में होता है, कहने का मतलब ये केवल किस में संचरित होती है, ठोसों में संचरित होती है। ठोसों में संचरित होती है अनुप्रस्थ तरंगे केवल, आपको ये याद रखना है ये वाली बात। और ये इसमें ध्रुवण की घटना भी की जा सकती है अनुप्रस्थ तरंगों में। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है वो। बस ये तो बातें आपको अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में याद रखनी है। और दूसरी आपकी अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बात करते हैं भाई। ये अनुदैर्ध्य तरंग ये क्या क्या संचरित हो सका है, ये आपकी ठोस में भी संचरित हो सका है, द्रव्य में भी और गैस में भी। कहने का मतलब तीनों के तीनों माध्यम में संचरित हो सका है। इसमें देखिए भाई, प्रत्यास्थ माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ध्वनि तरंगे होती है आपकी, क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है जो साउंड वेव होती है। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे आपकी संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। संपीड़न होता है, फिर विरलन होता है, फिर संपीड़न होता है, विरलन होता है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है फिर या फिर ट्रांसवर्स होती है। तो क्या बताओगे, इनकी प्रकृति, इनका नेचर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। देखिए इसके बारे में, प्रत्यास्थ माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल निम्न सूत्र से अपन लोग डिनोट करते हैं। कहने मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ये भी आपके फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो, जहाँ पे ई क्या आपके माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, और रो क्या आपका डेंसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम का घनत्व है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल का वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो होता है, ई बाई रो होता है, ई बाई रो होता है। ई क्या आपका माध्यम की प्रत्यास्थता, जिसे आप इलास्टिसिटी बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, इलास्टिसिटी बोलते हो। क्या हो गया ये, तो डायरेक्ट याद कर लोगे ना इसका। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल का सूत्र क्या होता है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो। ई यहाँ पे प्रत्यास्थता होती है, रो आपका घनत्व होता है। और आपको पता है प्रत्यास्थता अलग अलग, ठोस के लिए अलग होती है, द्रव्य के लिए अलग होती है और गैस के लिए अलग होती है। यहाँ पे द्रव्य और गैस के लिए एक ही प्रत्यास्थता यूज करेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वाला। और ठोस के लिए आपको पता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक यूज होता है, जिसमें आप
क्या करते हो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक में एक फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट एफ अपॉन में ए, और ये किसके लिए होता है, लंबाई के लिए होता है, तो डेल्टा एल अपॉन में एल। जिसे आप सॉल्व करके कैसे लिखते हो, वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, जहाँ पे एल अपॉन में डेल्टा एल आपकी क्या होती है, विकृति होती है, और एफ अपॉन में ए क्या होता है, आपका स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है। क्लियर है ये बातें। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखना, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो। इसके बाद में देखिए भाई अलग अलग कंडीशन के लिए ठोस माध्यम, यदि आपका मीडियम कैसा हो, ठोस वाला हो, तो आप लोग इसका फॉर्मूला प्रत्यास्थता में क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ले लेंगे। उसमें आपका फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो था। तो अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो ई की जगह क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, सॉरी ई की जगह क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि वाई हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपन में रो। वाई आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, रो आपका घनत्व है। क्लियर है ये बात, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या फिर न्यूमेरिकल भी करवा सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में यदि आपका माध्यम द्रव्य हो या फिर गैसीय हो, द्रव्य हो या फिर गैसीय हो, तो उसके लिए अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई के। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपका, अंडर रूट ई बाई रो, और आपको पता है अंडर रूट ई बाई रो था। तो यंग के लिए अगर ठोस है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक यूज़ कर लेंगे, या फिर द्रव्य या गैसीय है तो उसकी जगह पर लोग के यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे के आपका क्या है, द्रव्य या गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो, जहाँ पे के क्या आपका द्रव्य या ठोस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। क्लियर है यहाँ तक फॉर्मूले सभी को, क्लियर है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है भाई, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इसको के से डिनोट करते हैं अपन लोग, के से डिनोट करते हैं, या फिर इसको बी से डिनोट भी करते हैं कई कई बुक में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन में ए, जो प्रतिबल है वो, अपॉन में जो आयतन में जो विकृति होती है डेल्टा वी अपॉन में वी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, एफ इंटू वी इंटू अपॉन में ए इंटू डेल्टा वी। और आपको पता है एफ अपॉन में ए, आयतन की बात करें तो आप लोग एक सूत्र पढ़ के आते हो प्रेशर का मतलब दाब का, पी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एफ अपॉन में ए। तो आप इसको कई बार एफ अपॉन में ए की जगह पर लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, पी यूज़ कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है, पी इंटू वी अपॉन में डेल्टा वी। ये किसका सूत्र होता है, आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है। डायरेक्ट याद रखना भाई, माइंड में सेट होनी चाहिए बातें। प्रत्यास्थता वाला चैप्टर कर नहीं करवाया अभी तक तो करवाते हैं, पूरा सिलेबस करवाएंगे। 11th क्लास का पहले करवाएंगे, और 12th का जो मेन पोर्शन है वो आपको पहले करवाने की कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम तक। वैसे तो पूरा कोर्स करवा देंगे, हमारी गारंटी है। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हो तो आपको पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा, अच्छे नोट्स के साथ। लेकिन आपको कंडीशन है कि लगातार बने रहना होगा हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना होगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आप ध्वनि तरंगों की चाल की बात करें तो वो ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद में द्रव्य तरंगों में ध्वनि तरंगों की चाल होती है, फिर उसके बाद में सबसे कम गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। तो कहने का मतलब यदि आपका माध्यम ठोस है तो उसमें ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद में द्रव्य में, फिर सबसे कम किस में होती है, गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। क्लियर है ये वाली बातें। इसमें देखिए आपकी ठोस में ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती है, 5000 मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्य में कितनी होती है, इससे थोड़ी कम 1500 मीटर प्रति सेकंड, और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी चाल है, ध्वनि की चाल है, आपकी आवाज़ की चाल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है इस पॉइंट से कि सबसे ज़्यादा चाल ध्वनि की किस में होती है, ठोस में होती है, द्रव्य में होती है। फिर आपको क्रम पूछ लेते हैं, ऐसे क्रम को उल्टा सुल्टा करके पूछ लेते हैं। और ये वाला 5000 मीटर, 1500 मीटर, 330 मीटर, ये भी कई बार पूछा गया है। और जो जनरल साइंस होती है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्वनि तरंग की सामान्य चाल कितनी होती है। कई बुक में 330 बताया जाता है या फिर 332। आपको ऑप्शन के हिसाब से 330 दे रखा तो वो भी करेक्ट करना है, 332 दे रखा तो वो भी करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है, ठोस में ज़्यादा, फिर सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। इसके बाद में भाई ध्वनि तरंगों के लिए दूसरा नोट पॉइंट देखिए, फर्स्ट नोट पॉइंट देखिए, इसमें अर्थात में लगाकर देखिए भाई इसका ध्वनि तरंगों के बारे में। अगर माध्यम सघन है तो उसमें ध्वनि तरंगों की चाल ज़्यादा होगी, और विरल है यानी कि गैसीय माध्यम हो तो उसमें ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी, कम होगी। तो ये याद रह जाएगा डायरेक्ट आपको। इसके विपरीत आपकी प्रकाश तरंगें होती है। अगर माध्यम विरल होता है, आपका डेंसिटी उसका कम होता है ना, उसका घनत्व कम होता है, तो उसमें प्रकाश तरंगों की चाल क्या होगी, विरल माध्यम में ज़्यादा होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश तरंगों की चाल क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब निर्वात में क्या होती है, प्रकाश तरंगों की, विरल माध्यम होगा उसमें प्रकाश तरंगों की चाल ज़्यादा होगी, और सघन माध्यम में जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, उसमें प्रकाश तरंगों की चाल कम होगी। तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दे। जय हिंद, जय भारत, और लगातार बने रहिएगा आपकी अपनी इस एकेडमी, रॉयल एकेडमी 1.0 के साथ।
तो जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना बहुत है।